हेलो, दिस इज अक्षय एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमने नेशनल पावर को अच्छे से डिस्कस किया था पिछले वाले लेक्चर में। उसके अंदर हमने नेशनल पावर का मीनिंग, उसकी फॉर्म्स, उसका रोल डिस्कस किया था। तो आज हम नेशनल पावर के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं इससे पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि नेशनल पावर होती क्या है। National power is the capacity of a nation to control oblique influence the behavior of other nations in order to achieve his her own national interest। तो नेशनल पावर क्या होती है? नेशनल पावर एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी क्षमता है एक देश की, जिसके थ्रू एक देश जो है वो दूसरे देशों के बिहेवियर को, दूसरे देशों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सके। मतलब कि एक देश के पास ऐसी क्षमता, ऐसी पावर, जिससे वो बाकी देशों के बिहेवियर्स को, बाकी देशों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, शेप कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, जिससे उसको अपना फायदा हो। जैसे कि अमेरिका हिंदुस्तान के एक्शंस को चेंज कर सकता है, शेप कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे अमेरिका को फायदा हो। अमेरिका बाकी देशों के एक्शंस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे अमेरिका को फायदा हो। तो ये अमेरिका की नेशनल पावर है, ये नेशनल स्ट्रेंथ है अमेरिका की। तो मैंने आपको बता दिया कि नेशनल पावर होती क्या है। अब देखो, नेशनल पावर को हम दो टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। दो एलिमेंट्स आते हैं नेशनल पावर के, जिसके अंदर इसकी पहली टाइप जो आती है वो है टेंजिबल एलिमेंट्स, एंड दूसरी टाइप जो आती है वो है नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स। मतलब कि नेशनल पावर के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स आते हैं, एक आगे टेंजिबल एलिमेंट्स, एक आगे नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स। हमने नेशनल पावर को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया, टेंजिबल एलिमेंट्स और नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं टेंजिबल एलिमेंट्स होते क्या है। देखो, टेंजिबल वो चीज होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका हम वेट कर सकते हैं, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो टेंजिबल क्या हो गया? जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो आगे टेंजिबल एलिमेंट्स। अब नेशनल पावर के टेंजिबल एलिमेंट्स कौन से हैं? जैसे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो टेंजिबल एलिमेंट है नेशनल पावर का। ज्योग्राफी को हम देख सकते हैं, भाई जमीन है, हिंदुस्तान कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेके हमारे अरुणाचल प्रदेश तक है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, आप हिंदुस्तान को देख सकते हैं। इसलिए ज्योग्राफी जो है वो टेंजिबल एलिमेंट है। उसके बाद इसके अंदर मिलिट्री आती है। तो मिलिट्री को तुम देख सकते हो, तुम उसको मेजर कर सकते हो, भाई कितनी मिलिट्री है। तो हमारे पास मान लो कि 20,000 सोल्जर्स हैं, तो हम इनको मेजर कर सकते हैं कि कितने सोल्जर्स हैं हमारे पास कितने टैंक्स हैं, कितनी मिसाइल्स हैं, कितने आर्मामेंट्स हैं। तो ये हम देखते हैं कि मिलिट्री भी जो है वो टेंजिबल एलिमेंट है। और उसके बाद इकोनॉमी भी जो है वो टेंजिबल एलिमेंट है। हम इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी को भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ये आगे इसके टेंजिबल एलिमेंट्स। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि टेंजिबल एलिमेंट्स और नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स का क्या मतलब है, क्या बता रहा है ये, तो मैंने आपको बताया कि नेशनल पावर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब कि नेशनल पावर किन किन चीजों से मिलकर बनती है। तो नेशनल पावर के अंदर ज्योग्राफी आती है, मिलिट्री आती है, इकोनॉमी आती है। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर के अंदर कि नेशनल पावर की फॉर्म्स क्या है। उन्हीं फॉर्म्स को, उन्हीं एलिमेंट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रहे हैं। दो हिस्सों में किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं? हम कह रहे हैं एक टेंजिबल एलिमेंट्स है नेशनल पावर के अंदर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम वेट कर सकते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर एक आते हैं नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स। नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वो हो गए नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, नेशनल कैरेक्टर, कि एक देश का कैसा नेशनल कैरेक्टर कैसा है एक देश का। क्या एक देश के अंदर लॉजिक के ऊपर बात की जाती है, रीजनिंग को प्रमोट किया जाता है, या फिर एक देश के अंदर जो है वो सुपरस्टिशंस हैं। तो नेशनल कैरेक्टर होता क्या है? नेशनल कैरेक्टर होता है कि ओवरऑल कैरेक्टर कैसा है एक देश का। मैं आपको सिंपली एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप एक इंसान के कैरेक्टर को समझिए, मेरा कैरेक्टर कैसा है। तो अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं तो क्या मैं लॉजिक के ऊपर बात करता हूं? क्या मैं रीजनिंग को प्रमोट करता हूं? क्या मैं पढ़ाई लिखाई करता हूं? क्या मैं एक करप्ट इंसान हूं, या फिर मैं ईमानदारी के ऊपर विश्वास रखता हूं? क्या मैं एक सेल्फिश इंसान हूं, या फिर मैं लोगों का भी सोचता हूं? तो ये एक मेरा कैरेक्टर है, ये एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर है। जब सभी लोगों का कैरेक्टर मिलाया जाता है, जब सभी लोगों के कैरेक्टर को इकट्ठा किया जाता है, तो एक नेशन का कैरेक्टर बनता है।
मतलब कि नेशन का कैरेक्टर जो है ना, वो एक इंडिविजुअल का मैग्नीफाइड वर्जन है ना। इंसान कैसे है एक देश के अंदर, उसी से पता चलता है कि एक देश का नेशनल कैरेक्टर कैसा होगा। अगर एक देश के अंदर रेप होते हैं, एक समाज जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, महिलाओं के बारे में बुरा सोचा जाता है, तो उस देश का कैरेक्टर भी जो है वो उसी तरह का होगा। उस पूरे ओवरऑल देश को हम, उसके समाज को भी हम उसी तरीके से देखेंगे। तो ये जो एक नेशनल कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, क्या इसको हम मेजर कर सकते हैं? क्या इसको हम नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर नेशनल मोराल आता है, तो नेशनल मोराल कैसा है, पूरे देश का ओवरऑल मोराल कैसा है, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप आती है कि एक देश की पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। आइडियोलॉजी आती है, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अब हम डिटेल में बात करेंगे ज्योग्राफी, मिलिट्री और इकोनॉमी की, मतलब टेंजिबल एलिमेंट्स की और नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स की, जिसमें नेशनल कैरेक्टर, नेशनल मोरल, पॉलिटिकल लीडरशिप और आइडियोलॉजी आती है। तो आइए अब हम टेंजिबल एलिमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो टेंजिबल एलिमेंट्स की जब मैं बात करता हूं, वो एलिमेंट्स जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, जिनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, उसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट आता है हमारे पास ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी, जैसे कि आपको पता ही है, मैं जब ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं तो मैं अपने पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो एक देश की जो ज्योग्राफी है वो एक टेंजिबल एलिमेंट है। जैसे कि हिंदुस्तान की बात कर लो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हमारी पूरी लैंड मास है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। जब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं, मैं ज्योग्राफी को अलग अलग डायमेंशंस के अंदर डिवाइड करता हूं। ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेट भी आता है। तो जब मैं क्लाइमेट की बात करता हूं, तो क्लाइमेट जो है वो किस तरीके से जरूरी है नेशनल पावर के लिए। ज्योग्राफी की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ज्योग्राफी जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर का। ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर का। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन, जितना बड़ा देश, उतने ज्यादा रिसोर्सेज, उतनी ज्यादा पावर। जैसे कि अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं ज्योग्राफी के अंदर, तो एक अच्छा क्लाइमेट अगर किसी देश के अंदर होगा तो वहां पे प्रोडक्टिविटी होगी। मतलब कि मान लो एक देश ऐसा है जहां पे क्लाइमेट अच्छा है, बारिशें टाइम की होती है, लैंड की फर्टिलिटी अच्छी है, एग्रीकल्चर सरप्लस होता है, मतलब कि अनाज अच्छे से उगाया जाता है और अनाज जो है वो उसका ट्रेड भी किया जाता है। तो वो देश के लिए जरूरी है या नहीं है? एक अच्छा क्लाइमेट एक देश के लिए जरूरी है या नहीं है? अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया जो है वो पूरा का पूरा मूनसून्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर टाइमली मूनसून्स नहीं हुए, रेनफॉल्स नहीं हुई, तो हिंदुस्तान के अंदर जो है ड्रॉट्स पड़ जाते हैं, खाने की कमी हो जाती है, फसल की कमी हो जाती है, क्रॉप्स की कमी हो जाती है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए। जब मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, ज्योग्राफी के अंदर हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं कि एक अच्छा क्लाइमेट होगा, उससे प्रोडक्टिविटी होगी, और जब प्रोडक्टिविटी होगी तो एक देश की पावर इंक्रीज होगी, क्योंकि वहां पे क्या आएगा, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, क्रॉप्स ज्यादा उगाई जाएंगी, उन क्रॉप्स को बेचा जाएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इस तरीके से यहां पे बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड रीजन्स की बात करूं, वो रीजन्स जहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, वो रीजन्स जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे सर्दी सबसे ज्यादा कहां पड़ती है, अंटार्कटिक रीजन्स, आर्कटिक रीजन्स, वहां पे सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। उसके बाद गर्मी सबसे ज्यादा कहां पड़ती है, तो सहारा डेजर्ट की बात कर लीजिए। तो इन रीजन्स में सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो इन रीजन्स में जो कंट्रीज होंगी, क्या वो सुपर पावर्स हो सकती है? नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वहां पे लोगों का बचना, लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। वहां पे फसलें नहीं उगेंगी, ठंड इतनी है या फिर गर्मी इतनी है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक देश का क्लाइमेट अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस देश के लिए, उस देश की नेशनल पावर के लिए। उसके बाद इसके अंदर साइज ऑफ लैंड आता है। भाई एक देश की लैंड का साइज भी इंपॉर्टेंट होता है। एक देश कितना बड़ा है, क्या वो श्रीलंका इतना छोटा सा देश है, क्या वो नेपाल इतना छोटा सा देश है, क्या वो भूटान के जितना छोटा सा देश है, या फिर वो चाइना के जितना बड़ा देश है, या फिर वो अमेरिका के जितना बड़ा देश है, या वो हिंदुस्तान के जितना बड़ा देश है। तो बड़ा देश अगर होगा, लार्ज साइज होगा अगर देश का, लार्ज साइज होगा अगर लैंड का, तो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा होंगे, वहां पे हमें ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, ज्यादा पॉपुलेशन होगी काम करने के लिए, और उससे क्या होगा, हमारे देश की नेशनल पावर भी जो है वो बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो लार्ज साइज होता है वो सिक्योरिटी भी देता है देश को। भाई इतनी बड़ी जमीन को तुम जीत नहीं सकते, तुम कैप्चर नहीं कर सकते। भारत के जितनी तुम इतनी बड़ी जमीन को कैप्चर नहीं कर सकते, रशिया इतनी बड़ी जमीन को तुम कैप्चर नहीं कर सकते, चाइना के जितनी इतनी बड़ी जमीन को तुम कैप्चर नहीं कर सकते इतनी आसानी से। तो इतनी बड़ी जमीन को कैप्चर करना भी मुश्किल होता है। वहीं अगर श्रीलंका की बात करो, नेपाल की बात करो, भूटान की बात करो, हंगरी की बात करो, लग्जमबर्ग की बात करो, छोटे छोटे देशों को झटके से जीता जा सकता है, झटके से कैप्चर किया जा सकता है। तो
लैंड का साइज भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पे टोपोग्राफी आती है। टोपोग्राफी का क्या मतलब है? मतलब कि एक देश के अंदर माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं, फॉरेस्ट्स हैं। मतलब कि एक देश के अंदर पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, वैलीज हैं। जब मैं टोपोग्राफी की बात करता हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है नेशनल पावर के लिए? तो टोपोग्राफी में आप देखते होंगे जो माउंटेन्स हैं, कभी कभी वो नेचुरल बॉर्डर्स का काम करते हैं। हिमालयाज जैसे माउंटेन्स जो है वो नेचुरल बॉर्डर्स का काम करते हैं। भाई जब तुम्हारे पास माउंटेन्स का एक ऑटोमेटिक बॉर्डर है, जब माउंटेन्स का बॉर्डर तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी को या फिर आर्म फोर्सेस को डिप्लॉयड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक माउंटेन्स का ऑलरेडी बॉर्डर है। तो इतने बड़े बड़े माउंटेन्स जो हैं वो नेचुरल बॉर्डर्स की तरह काम करते हैं, जिससे एक देश की सुरक्षा हो सकती है। भाई मान लो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक पहाड़ होता और वो इतना ऊंचा पहाड़ होता, वहां पे ग्लेशियर्स होते, तो क्या पाकिस्तानी इधर आ सकते थे? मतलब कि बड़ी मुश्किल से वो वहां से इधर आ सकते थे। तो एक नेचुरल बॉर्डर्स का काम जो है माउंटेन्स या रिवर्स या वैलीज करती हैं। तो टोपोग्राफी भी एक कंट्री की जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद मैं लोकेशन की बात करता हूं। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, यह भी डिपेंड करता है कि आपका देश एक लैंड पावर है या नेवल पावर है। जैसे अगर आप इंग्लैंड और जापान जैसे देशों की बात करोगे तो इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि ये आइलैंड कंट्रीज हैं। तो जो कंट्रीज आइलैंड कंट्रीज है ना, जैसे जापान, जैसे इंग्लैंड, उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। एक तो उनको डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है ना, वो समुद्र के तट पे हैं वो कंट्रीज। और दूसरा ये है कि उनको कई सारे रिसोर्सेज समुद्र में से मिल जाते हैं। वहीं अगर हम लैंड पावर्स की बात करें तो आप नेपाल की बात कर लीजिए, आप भूटान की बात कर लीजिए, आप लग्जमबर्ग की बात कर लीजिए, आप हंगरी की बात कर लीजिए, उन देशों को ज्यादा अचीव नहीं हुआ है, उन देशों को ज्यादा उतना नहीं मिला है जितना नेवल पावर्स को मिला है। हिंदुस्तान की आप बात करोगे तो हमारे पास भी जो है क्या है, समुद्र है, तो हमारी लोकेशन भी अच्छी है, हमें भी कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज अपने ओशन से मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लोकेशन जो है ज्योग्राफी के अंदर ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है नेशनल पावर के लिए। तो मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है नेशनल पावर का। जिसकी ज्योग्राफी अच्छी, ज्योग्राफी के अंदर जिसका क्लाइमेट अच्छा, जिसका साइज ऑफ लैंड बड़ा है, जिसकी टोपोग्राफी अच्छी है, जिसकी लोकेशन अच्छी है, वो नेशनल पावर को अचीव करेगी ही करेगी, वो देश जो है नेशनल पावर को अचीव करेगा। उसके बाद हम सेकंड टेंजिबल एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, जो है इकोनॉमिक एलिमेंट। मतलब कि इसका सेकंड जो टेंजिबल एलिमेंट है वो है इकोनॉमिक एलिमेंट। तो जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूं, एक देश की इकोनॉमी अच्छी होगी तो इस देश की नेशनल पावर भी अच्छी होगी। भाई अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। चाइना जो है वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए चाइना जो है वो सुपर पावर है। तो दैट्स वाई इकोनॉमी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है नेशनल पावर के अंदर। इकोनॉमी को हम मेजर कर सकते हैं, इकोनॉमी को हम जो है क्वांटिफाई कर सकते हैं, इकोनॉमी को हम माप सकते हैं कि कितनी इकोनॉमी है एक देश की, इसलिए ये एक टेंजिबल कंपोनेंट है। तो इकोनॉमिक एलिमेंट्स के अंदर अगर मैं इकोनॉमी को फर्दर क्लासिफाई करूं तो इसके अंदर क्या आता है, फूड स्टफ आ गया। भाई एक देश के अंदर जब खाना होगा तभी वो देश जो है वो सुपर पावर बन पाएगा ना, तभी वो नेशनल पावर को अचीव कर पाएगा। एक देश के अंदर खाने को खाना नहीं है, वो देश क्या खाक सुपर पावर बनेगा, वो देश क्या खाक नेशनल पावर को अचीव करेगा। तो यहां पे ये देखा जाता है इकोनॉमिक एलिमेंट के अंदर कि फूड स्टफ अवेलेबल है या नहीं है, क्या सेल्फ सफिशिएंसी हो पा रही है, खाने को खाना है तुम्हारे देश के अंदर, लोगों के पास खाने को खाना है। अगर खाने को खाना है प्लस क्या सरप्लस भी है, खाने को अगर खाना है तो अच्छी बात है, क्या तुम्हारे पास सरप्लस भी हो रहा है, मतलब कि बच भी रहा है, खा के खुद की तुम नीड्स को पूरी करके फिर भी तुम्हारे पास खाना बच रहा है, मतलब कि पूरे देश के लोगों का गुजारा हो जाता है उस खाने से, फिर भी कुछ खाना बच जाता है, तो तुम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, तुम उसको बाकी देशों में बेच सकते हो। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि फूड स्टफ के अंदर अगर सेल्फ सफिशिएंसी है और सरप्लस भी हो रहा है, तो तुम्हारे पास सरप्लस होगा तो तुम उसको बेच सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हारी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और होगी, इकोनॉमी जो है इंक्रीज होगी, पैसा मिलेगा ना बाहर से, बाहर के देशों से। उसके बाद इसके अंदर एग्रीकल्चर कैपेसिटी आती है। एग्रीकल्चर कैपेसिटी का मतलब हो गया क्या एक देश के अंदर खेतीबाड़ी कैसी है, क्या वहां पे अनाज उगाया जाता है, क्या वहां पे अलग अलग चीजों को उगाया जाता है, क्या वहां पे कॉटन, जूट, इन चीजों को उगाया जाता है, शुगर केन को उगाया जाता है। तो वहां की एग्रीकल्चर कैपेसिटी भी देखी जाती है। अगर वहां की खेतीबाड़ी अच्छी है, किसी एक देश की अगर खेतीबाड़ी अच्छी है, उस देश की इकोनॉमिक
प्रोग्रेस भी अच्छी होगी, उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, इसलिए उस देश की फिर नेशनल पावर भी अच्छी होगी। तो एग्रीकल्चर कैपेसिटी देखी जाती है, क्या तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या तुम्हारे देश से बाहर के देशों के अंदर कुछ बेचा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, तुम्हारा जो इकोनॉमिक एलिमेंट है ये भारी होगा, इससे जो है नेशनल पावर तुम्हें अचीव होगी। उसके बाद इसके अंदर रॉ मटेरियल देखा जाता है, क्या तुम्हारे देश के अंदर रॉ मटेरियल है, क्या तुम्हारे देश के अंदर कोल है, क्या तुम्हारे पास आयरन ओर्स हैं, क्या तुम्हारे पास ऑयल है, क्या तुम्हारे पास यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं। इस चीज को देखा जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो यूनाइटेड किंगडम है, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास 19th सेंचुरी में कोल और आयरन हुआ करते थे, इसलिए इंग्लैंड जो है वो पूरे दुनिया के अंदर कई सारी वॉर्स को लड़ पाया, इसलिए इंग्लैंड जो है वो बहुत बड़ी इंपेरियल पावर बन पाया। तो इंग्लैंड के पास कोल होता था, अपना आयरन होता था। युद्ध में क्या चाहिए? लोहा चाहिए। युद्ध में क्या चाहिए? कोल चाहिए। तुम ट्रांसपोर्टेशन के लिए तुम्हें कोल चाहिए। तो जो युद्ध इंग्लैंड ने 19th सेंचुरी में जीते हैं वो कोल और आयरन की मदद से जीते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है, कोल है, आयरन है, ऑयल है, यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी सुपर पावर बनने के लिए। तो जैसे ऑयल की बात कर लो आप, तो जो सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो आज इतनी अमीर कैसे हो रही है? दुबई को देख लो, बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज उनको देख लो, वो इतनी आगे कैसे बढ़ रही है? क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल है, सिर्फ ऑयल है उनके पास। हिंदुस्तान के पास अपना ऑयल नहीं है, हमारे पास अपने ऑयल के डिपॉजिट्स नहीं है, इसलिए हम उन देशों के ऊपर डिपेंड हैं। तो अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल है तो तुम जो है वो तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, फिर नेशनल पावर अच्छी होगी, तुम नेशनल पावर को अचीव कर सकते हो। उसके बाद इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज देखी जाती हैं कि तुम टेक्नोलॉजी के अंदर कितने एडवांस हो, तुम्हारी मशीनरी कितनी अच्छी है, तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम कितना अच्छा है, तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना अच्छा है, तुम्हारी इंडस्ट्रीज कितनी अच्छी है, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो तुम नेशनल पावर हो, मतलब कि तुम्हारी नेशनल पावर तुम अचीव कर सकते हो। ये एक एलिमेंट है उसके अंदर। उसके बाद इसका थर्ड एलिमेंट आता है, थर्ड टेंजिबल एलिमेंट आता है मिलिट्री एलिमेंट्स। तो मिलिट्री की जब हम बात करते हैं तो मिलिट्री तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगर एक देश तभी पावरफुल होगा, एक देश की नेशनल पावर ज्यादा तभी होगी जब उस देश के पास अच्छी मिलिट्री है, जब उसके पास अपना एक सुरक्षा कवच है। जब उसके पास मिलिट्री अच्छी नहीं है, उसके पास आर्मी अच्छी नहीं है, उसके पास स्पेशलाइज्ड आर्मी नहीं है, तो बाकी देश उसके ऊपर अटैक कर लेंगे। तो क्या खाक सुपर पावर बनेगा वो देश। तो वहां पे ये देखा जाता है कि मिलिट्री का एलिमेंट कितना अच्छा है उनका। क्या उनके पास मॉडर्न वेपनाइजेशन है, क्या उनके पास मॉडर्न मिसाइल्स हैं, क्या उनके पास मॉडर्न रॉकेट्स हैं, क्या उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं। अगर है तो वो मिलिट्री पावर उनकी अच्छी है। अगर उनकी मिलिट्री पावर अच्छी है तो ओवरऑल उनकी नेशनल पावर अच्छी होगी। उनके पास अगर स्पेशलाइज्ड आर्मी है, अगर बॉर्डर्स के ऊपर उनका एक आर्मी वाला 10 पाकिस्तान के आर्मी वालों के बराबर है, तो इसका मतलब उनकी मिलिट्री अच्छी है। अगर मिलिट्री अच्छी है तो उनकी जो नेशनल पावर है वो अच्छी है। तो यहां पे मिलिट्री के अंदर ये बात की जाती है कि मिलिट्री कितनी अच्छी है, तुम्हारी कितनी स्ट्रांग है, कितनी मॉडर्नाइज है, इस चीज की यहां पे बात की जाती है। तो इसी के साथ हम टेंजिबल एलिमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। टेंजिबल एलिमेंट्स के अंदर मैंने आपको ज्योग्राफी को समझाया कि एक देश की ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है एक देश के नेशनल पावर के लिए। उस देश का अगर क्लाइमेट अच्छा होगा, उस देश की अगर टोपोग्राफी अच्छी होगी, उस देश की अगर लोकेशन अच्छी होगी, और साथ ही साथ उस देश की अगर साइज, उस देश की जमीन का साइज अच्छा होगा, तो वो देश, उस देश की नेशनल पावर भी अच्छी होगी। वो देश नेशनल पावर को अचीव कर पाएगा, उसकी जो नेशनल पावर है वो ज्यादा होगी। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक एलिमेंट्स की बात की। तो इकोनॉमिक एलिमेंट्स के अंदर हमने देखा कि उस देश की एग्रीकल्चर कैपेसिटी कितनी अच्छी है, क्या वो देश अच्छी खेतीबाड़ी है उस देश के अंदर, क्या वहां पे खाने को खाना है, उसके बाद क्या वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्या वहां पे इंडस्ट्रीज अच्छी हैं, क्या वहां पे रॉ मटेरियल है। अगर है तो उस देश को नेशनल पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, उस देश की नेशनल पावर भी अच्छी होगी। उसके बाद हमने मिलिट्री की बात की। अगर उस देश की मिलिट्री अच्छी है, स्पेशलाइज्ड आर्मी है, मॉडर्न वेपनाइजेशन है, तो उस देश की नेशनल पावर भी अच्छी होगी। तो आइए अब हम नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम नाप नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, जिनको हम तोल नहीं सकते हैं, जिनका हम वेट नहीं कर सकते हैं, वो नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स हैं। तो नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले एलिमेंट आता है नेशनल कैरेक्टर। जब मैं नेशनल कैरेक्टर की बात करता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है नेशनल पावर के लिए। नेशनल कैरेक्टर होता क्या है ओवरऑल में? नेशनल कैरेक्टर होता है कि लोगों का कैरेक्टर कैसा है, ओवरऑल देश का कैरेक्टर कैसा है, ओवरऑल देश के अंदर लोग सोचते कैसे हैं,
तो उसको हम नेशनल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जापानीज जो है वो नेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। जापानीज के अंदर, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद होता है। जापानीज के पास अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्र प्रेम है। तो जापानीज जो है वो राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकन जो है वो इन्वेंटिवनेस के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि अमेरिकन को कहा जाता है कि ये लोग बड़े जीनियस होते हैं। अमेरिकन जो है बड़े इनोवेटिव होते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं, तो उनको उसके लिए जाना जाता है। और इंडियंस को जो है वो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, सहनशीलता के लिए जाना जाता है कि इंडियन बड़े टॉलरेंट होते हैं। तो ये एक नेशनल कैरेक्टर है जापानीज का, कि नेशनलिज्म जो है वो एक नेशनल कैरेक्टर है जापान का। अमेरिका का नेशनल कैरेक्टर क्या है? इन्वेंटिवनेस। और हिंदुस्तान का नेशनल कैरेक्टर क्या है? टॉलरेंस। तो मान लो कि एक देश का अगर नेशनल कैरेक्टर ही क्या होगा कि एक देश के लोग जो हैं वो चोरी करने के लिए जाने जाते हैं, वो अच्छे चोर हैं वो, तो वो देश क्या खाक सुपर पावर बनेगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल कैरेक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है नेशनल पावर के लिए। अगर एक देश के अंदर लोग सिर्फ और सिर्फ रेप्स करते हैं, बलात्कार करते हैं, और एक देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी चलती है उस देश के अंदर, तो वहां का नेशनल कैरेक्टर भी कैसा होगा? वैसा ही होगा। तो क्या वो देश सुपर पावर बन सकता है? नहीं बन सकता। जिस देश के अंदर खुद बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो देश का सुपर पावर बनेगा? तो उस चीज की भी मैं बात कर रहा हूं। नेशनल कैरेक्टर का मतलब हो गया ओवरऑल लोगों का कैरेक्टर कैसा है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है नेशनल मोरल। अब नेशनल मोरल क्या होता है? डिग्री ऑफ विलिंगनेस ऑफ पीपल ऑफ अ स्टेट टू सपोर्ट इट्स पॉलिसीज, प्लान्स एटसेट्रा। मतलब कि नेशनल मोरल होता है कि लोगों के अंदर कितनी विलिंगनेस है, लोग अपने सरकार की पॉलिसीज को, प्लान्स को कितना सपोर्ट करते हैं, लोग अपनी सरकार के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, अपनी सरकार का सहयोग कितना करते हैं, अपनी सरकार को कितना सपोर्ट करते हैं, उस चीज को हम नेशनल मोरल कहते हैं। नेशनल मोरल के अंदर आता है कि लोगों की स्पिरिट कैसी है, क्या लोग लॉयल हैं, क्या लोग अपने देश के प्रति, अपनी सरकार के प्रति वफादार हैं, क्या लोग करेजियस हैं, बहादुर हैं लोग, क्या वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर। मतलब कि अगर जंग आ जाए, अगर देश के अंदर लड़ाई हो जाए, दूसरे देश, दूसरे मुल्क के साथ अगर वॉर हो जाए, तो क्या लोग वॉलंटरली आर्मी में आ सकते हैं और अपने देश के लिए लड़ सकते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल मोरल। तो ओवरऑल लोगों का नेशनल मोरल कैसा है? क्या लोग बहादुर हैं, लॉयल हैं अपने देश के लिए? जब अपने देश के ऊपर कोई आपदा आती है तो क्या लोग आगे निकलते हैं? क्या लोग अपने देश को बचाने के लिए आगे निकलते हैं? अगर देश के अंदर ड्रॉट आ जाता है तो सभी लोग अपने देश के लोगों की मदद करते हैं? क्या उन पीड़ितों की मदद करते हैं जो उन फ्लड्स के साथ, उन नेचुरल कैलेमिटीज के साथ अफेक्ट हुए हैं? तो नेशनल मोरल इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों का ओवरऑल मोरल कैसा है। तो इस चीज को जब मैं नेशनल मोरल की बात करता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है नेशनल पावर के लिए। अगर एक देश के लोग लॉयल होंगे, करेजियस होंगे, सैक्रिफाइस अगर वो कर सकते हैं, तो उस देश की जो है उसका नेशनल मोरल जो है हाई होगा, और उससे जो है नेशनल पावर अचीव की जा सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल करूं तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इंग्लैंड के लोगों का नेशनल मोरल जो था वो हाई था, और इसलिए इंग्लैंड के लोगों का नेशनल मोरल वर्ल्ड वॉर वन के अंदर हाई था, इसलिए इंग्लैंड को वहां पे विक्ट्री हासिल हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर। तो नेशनल मोरल काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब लोग ही डरे हुए हैं, लोग अपनी सरकार के साथ ही नहीं है, सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं, आप बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, तो वहां पे अगर नेशनल मोरल ही डाउन है लोगों का, लोग ही डरे हुए हैं, तो नेशनल पावर क्या खाक अच्छी होगी वहां पे? तो क्या वो खाक सुपर पावर बनेगा वो देश? उसके बाद यहां पे आती है पॉलिटिकल लीडरशिप। अब पॉलिटिकल लीडरशिप तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो तीसरा नॉन टेंजिबल एलिमेंट है। पॉलिटिकल लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। एक देश के लोगों का नेशनल मोरल हाई होगा या लो होगा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। आपके नेता कैसे हैं, एक देश के अंदर नेशनल कैरेक्टर कैसा होगा लोगों का, ये भी पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है। एक देश की मिलिट्री कैसी होगी, ये भी पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है। एक देश के बाकी देशों के साथ रिलेशंस कैसे होंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे होंगे, संबंध कैसे होंगे, पूरी दुनिया के अंदर एक देश की इमेज कैसी होगी, ये पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप सारे के सारे डिसीजन मेकिंग का काम करती है एक देश के अंदर। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिसाइड करती है कि एक देश के अंदर हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा, हमारे देश को, हम नेशनल इंटरेस्ट को किस तरीके से अचीव करेंगे, हम नेशनल पावर को किस तरीके से अचीव करेंगे। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत जो है वो पॉलिसीज बनाई जाती है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, ताकि एक देश को आगे बढ़ाया जा सके, एक देश की इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ लाई जा सके, और एक देश को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक विश्व गुरु बनाया जा सके,
सुपर पावर बनाया जा सके, नेशनल पावर को अचीव किया जा सके, ये सारा का सारा पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो है वो एक नॉन टेंजिबल एलिमेंट है। पॉलिटिकल लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही तय करेगी एक देश की मिलिट्री कैसी होगी, पॉलिटिक्स ही ये तय करेगी कि एक देश का नेशनल मोराल कैसा होगा, एक देश का नेशनल कैरेक्टर कैसा होगा, एक देश की नेशनल इकोनॉमी कैसी होगी, एक देश का बाकी देशों के साथ रिलेशन कैसा होगा, डिप्लोमेसी कैसी होगी, और दुनिया के अंदर एक देश की रिस्पेक्ट कितनी होगी, पूरी दुनिया के अंदर एक देश का स्टेटस कहां पे होगा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप अगर अच्छी होगी तो नेशनल पावर भी अच्छी होगी। अच्छे नेता जब एक देश को मिलेंगे तो उस देश की नेशनल पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और जब एक देश को अनपढ़ नेता मिलेंगे, एक देश को जब ऐसे नेता मिलेंगे जो सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, तो उस देश की हालत जो है वो बदतर हो जाएगी। वो देश कभी भी नेशनल पावर को अचीव नहीं कर सकता है। उसके बाद फोर्थ नॉन टेंजिबल एलिमेंट जो इसके अंदर आता है वो है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि एक देश की ओवरऑल आइडियोलॉजी कैसी है, मतलब कि वो कौन से सेट ऑफ बिलीफ्स हैं जिनके ऊपर एक देश विश्वास करता है। मतलब कि एक देश के सेट ऑफ बिलीफ्स क्या है, एक देश की ओवरऑल आइडियोलॉजी कैसी है। क्या एक देश के अंदर लिबरलिज्म है? अगर एक देश के अंदर लिबरलिज्म होगा तो उस देश के अंदर लोगों के पास राइट्स होंगे, इंडिविजुअल राइट्स होंगे, इंडिविजुअल फ्रीडम होगी, लोगों के पास व्यक्तिगत आजादी होगी, तो उस देश में जो है वो उस तरीके का माहौल होगा। अगर एक देश के अंदर कंजर्वेटिविज्म है तो वहां पे लोगों के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, वहां पे कई सारी सुपरस्टिशंस और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो वहां पे प्रेवलेंट होंगी। अगर एक देश के अंदर कम्युनलिज्म है तो उस देश के अंदर जो है वो धर्म के नाम पे राजनीति होगी, उस देश के अंदर जो है वो धर्म के नाम पे हिंसा होगी, धर्म के नाम पे वो देश बटा होगा। अगर एक देश के अंदर सोशलिज्म है तो वहां पे क्या होगा, सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। अगर एक देश के अंदर सोशलिज्म है तो वहां पे इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की जाएगी, सब लोगों को बराबरी देने की बात की जाएगी, और सारी की सारी कंपनीज जो हैं उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, प्राइवेट जो सेक्टर होगा वो वहां पे डिक्लाइन करेगा। अगर एक देश के अंदर कैपिटलिज्म है तो वहां पे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, वहां पे सब कुछ जो है वो प्राइवेट फर्म्स के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, वहां पे इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की जाएगी, लेसेस फेयर की बात की जाएगी। इसी तरह से क्या एक देश के अंदर फासिज्म है, क्या वहां पे गांधीज्म है, क्या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो ये भी डिपेंड करता है कि एक देश की आइडियोलॉजी कैसी है। जिस देश की जैसी आइडियोलॉजी होगी उस देश की वैसी ही नेशनल डेवलपमेंट होगी, उसी तरीके से वो नेशनल पावर को अचीव कर सकता है। क्या एक देश कम्युनिज्म के ऊपर बेस्ड है? कम्युनिज्म के ऊपर बेस्ड होने का मतलब हो गया, जैसे आप चाइना की बात कर लीजिए, रशिया की बात कर लीजिए, ये कंट्रीज जो है वो कम्युनिज्म के ऊपर बेस्ड हैं। अमेरिका की बात कर लीजिए, वो जो है कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड है। आप इंग्लैंड की बात कर लीजिए, कैपिटलिज्म लिबरलिज्म के ऊपर ये कंट्रीज बेस्ड हैं। तो एक देश की आइडियोलॉजी कैसी है ओवरऑल, वो चीज भी जो है मैटर करती है नेशनल पावर के अंदर। आपकी कैसी आइडियोलॉजी है पूरे देश की, आपके देश का जो सेट ऑफ बिलीफ्स हैं वो कैसे हैं, वो भी मैटर करते हैं नेशनल पावर के अंदर। और नेशनल पावर जो है वो आइडियोलॉजी के हिसाब से भी नेशनल पावर एक्सपैंड होती है। तो अच्छी आइडियोलॉजी होगी एक देश के अंदर, एक देश के अंदर अगर प्रॉस्परस आइडियोलॉजी होगी तो वो देश जो है आगे बढ़ेगा। एक देश के अंदर ऐसी आइडियोलॉजी होगी जो इस मॉडर्न टाइम के हिसाब से फिट बैठती है, अच्छी बैठती है, वो उस देश की डेवलपमेंट करवा सकती है, तो वो देश जो है आगे बढ़ेगा। अगर वो देश आगे बढ़ेगा तो वो नेशनल पावर को अचीव करेगा। तो इस तरीके से मैंने नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये जो नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स थे इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। बताओ मुझे, हम आइडियोलॉजी को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बताओ मुझे, अगर मैं कहूं कि चाइना कितना कम्युनिस्ट देश है, कितने किलो कम्युनिस्ट देश है, या कितने किलोमीटर्स कम्युनिस्ट देश है, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे? नहीं बता सकते। नेशनल मोराल को क्या आप माप सकते हैं, उसको वेट कर सकते हैं कि कितना 10 किलो नेशनल मोराल है? नहीं कर सकते। आप क्या नेशनल कैरेक्टर को मेजर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते। इसलिए ये नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स हैं। और टेंजिबल एलिमेंट्स कौन से थे? टेंजिबल एलिमेंट्स वो थे जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी की हमने बात की, मिलिट्री की हमने बात की, इकोनॉमी की हमने बात की। तो इस तरीके से हम नेशनल पावर के एलिमेंट्स को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।